Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's video again we are with Alok sir, and Alok sir is going to discuss about one new chapter of social studies. So वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद हरीश पंचाल। तो आज मैं आप सबका आलोक सर आप सभी के सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है, आप सभी देख लो, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। अगर हम बात करें पहले स्वतंत्रता संग्राम की फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल की, तो वो 1857 में स्टार्ट हुआ था। और ये स्टार्ट होने का कोई एक सिंपल सा लॉजिक है, एक दिन की कोई कहानी नहीं थी। इस स्ट्रगल के पीछे लगभग 150 सालों का स्ट्रगल था। ये जो 1857 में हमें एक क्रांति के रूप में दिखाई दिया, इस स्ट्रगल के पीछे जो सोर्स लगे हुए थे, जो स्ट्रगल लगा हुआ था, पिछले 150 सालों का जो है सोर्स लगा हुआ था। तो उसी चीज के मैं कुछ एक मेन टॉपिक आपको बताने जाऊंगा, जिसमें हम देखेंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके क्या रीजन थे। ठीक है, तो आज मैं एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो बिना देरी करते हुए लेट्स बिगिन चैप्टर। तो हम बात करें फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो कि 1857 को हुआ था। तो अगर मैं उसका बैकग्राउंड तैयार करूं तो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से था कि पहले फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 में हुआ है उसकी शुरुआत अगर देखें तो तभी से हो गई थी जब से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आना शुरू हुआ किया था। तो 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर तैयार हो जाती है इंग्लैंड के अंदर, और 1608 में वो कंपनी हमारे देश के अंदर एंटर कर जाती है। और 1608 के बाद से ही ट्रेड होता है। फिर ट्रेड के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक हमारे कुछ पुराने पोर्ट होते हैं जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर देती है और अपने नए पोर्ट बना देती है, बॉम्बे और सूरत। तो धीरे धीरे एट द एंड 1857 में ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा हद से हाई हो जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज़्यादा अपनी लिमिट क्रॉस कर लेते हैं कि एट द एंड इंडियंस को कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और वो 1857 के एक रिवोल्ट के रूप में हमारे सामने आता है। हालांकि कुछ एक इतिहासकारों ने इसे एक सैन्य विद्रोह कहा है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, ये एक सिर्फ सैन्य विद्रोह नहीं, उससे भी काफ़ी बड़ी चीज़ थी। तो देखते हैं, अगर हम इसके पहले रीज़न की बात करें तो इसका पहला रीज़न था इकोनॉमिक रीज़न। अगर इकोनॉमिक रीज़न की बात करें तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इस तरीके की थी जिसमें हर बात पर जो प्रॉफिट होता था वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता था और जो नुकसान होता था वो इंडियंस का होता था। तो इसी वजह से लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द फ्रीडम फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। आगे बात करें तो फ्री ट्रेड पॉलिसी ऑफ 1813 में क्या हुआ, जब फ्री ट्रेड पॉलिसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, फ्री ट्रेड पॉलिसी करती थी। इसका मतलब ये है कि अगर हम कुछ माल कहीं बेचने जाएंगे तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और वहां से यहाँ कुछ माल बिकने आएगा तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। अल्टीमेट जब किसी चीज़ पर टैक्स ही नहीं लग रहा है तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारे देश के अंदर सस्ती बिकेगी, चाहे वो बाहर से ही क्यों ना आई हो। और ऐसी सिचुएशन में इंडियन मार्केट के अंदर इंडियन प्रोडक्ट ही कंपटीशन नहीं कर पाएगा फॉरेन प्रोडक्ट के सामने। तो हमारे जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट थी, उनके जो इंडियन डोमेस्टिक ट्रेडर थे वो बुरी तरीके से बर्बाद हो गए, क्योंकि वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर बाहर से लोग सस्ता सामान बेच रहे थे। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो फेमाइन एंड द लैंडलेस फार्मर, हमारे देश के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग ज़मीनों पर डिपेंड होते थे, खेती बाड़ी पर डिपेंड होते थे। लेकिन क्या होता था कि अगर किसी साल बारिश नहीं हुई, मानसून नहीं हुआ, तो फसल बर्बाद हो जाती थी। ऐसी सिचुएशन में भुखमरी आना बहुत ही आम बात थी, और ऊपर से फेमाइन आई हुई है, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट करने से बाज नहीं आएगी। वो बैक टू बैक टैक्स मांगेंगे, बैक टू बैक रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में फेमाइन भी आना बहुत आम बात है, और साथ ही साथ जो लैंडलेस फार्मर होते थे इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती थी, क्योंकि इन्हें मजदूरी करनी पड़ती थी दूसरे के खेतों में जाके। तो ये उन खेतों में जाकर इतना भी नहीं कमा पाते थे कि अपने घर वालों का पेट पाल सके, अपना गुजर बसर कर सके। तो शॉर्ट यही बोलूँगा कि इकोनॉमिक रीजन में वे रीजन सभी आएंगे जो कहीं ना कहीं पैसों से लिंक करेंगे, पैसों से रिलेट करेंगे, जैसे लैंड रेवेन्यू,
फ्री ट्रेड एंड फेमाइन एंड लैंडलेस लेबर। उसके बाद बात करें तो पॉलिटिकल रीजन की बात करते हैं। पॉलिटिकल रीजन जो था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, उसमें जो था सबसे पहले कि जो मुगल्स होते थे उनकी अब इज्जत नहीं रही। सोचो, जो मुगल्स हमारे 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर पहला मुगल 1526 में बना, तब से लेके और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद उनकी इज्जत, मतलब तब इज्जत स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा थी। सोचो, वो किसी भगवान से कम नहीं थे उस समय के लोगों के लिए। लेकिन ईस्ट कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा मुगलों के इंसल्ट करी। उसके बाद बात करें तो डलहौजी ने क्या करा, जागीर जो थी उसको सीज कर दिया। मतलब बहुत सारी ऐसी जागीरदारी होती थी, उनको सीज किया। बात करें तो डलहौजी सीज जागीर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इनाम कमीशन। इनाम कमीशन बनाया गया। इनाम कमीशन के बाद जो है जागीर को खत्म कर दिया, सीज कर दिया। किसने? डलहौजी ने। उसके बाद बात करें तो एक्सटेंशन प्लेंटिव पॉलिसी, इसकी जो पॉलिसी होती थी डलहौजी की, वो इतनी ज़्यादा बुरी थी, इतनी ज़्यादा बेकार थी कि इंडियंस को बर्बाद कर दिया। जैसे एक पॉलिसी की बात करें तो ये थी आपकी सब्सिडी अलायंस, सब्सिडी ट्रीटी, और दूसरी बात करें लैप्स ट्रीटी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। तो सब्सिडी अलायंस में क्या होता था, अगर आप देखें तो सब्सिडी अलायंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसी सिचुएशन में अगर मैंने किसी के साथ वॉर किया, वॉर करने के बाद मैं वो वॉर जीत गया, तो जीतने के बाद क्या करूंगा, मैं वॉर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डालूंगा और साथ ही साथ उसके राज्य में अपनी सेना रखूंगा ताकि वो इन फ्यूचर वापस मेरे साथ वॉर ना करे। तो मैं अपनी सेना उसके राज्य में रखूंगा और उस सेना का पूरा खर्च उस राज्य को उठाना पड़ेगा। तो ये पॉलिसी जो थी ये पॉलिसी जो थी सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी थी, जो किसने करी थी, डलहौजी ने कर आया था। इसमें क्या होता था कि कोई भी अगर राजा हार जाता था तो उसके बहुत बुरे दिन शुरू हो जाते थे। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सभी को पता है इस पॉलिसी में क्या होता था कि किसी भी राजा का अगर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके राजा के मरने के बाद उसकी सारी का सारा राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर में ले लेगा। ये पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। अगर हम आगे देखें तो आगे आपको मिलेगा सोशल रीजन, कि सामाजिक कारण, सोशल रीजन क्या था कि हमारे सामने 1857 में रिवोल्ट देखने को मिला। तो बात करें, एक चार्टर एक्ट 1813 में आया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अलाउ हो गया था इंडिया में मिशनरीज का आना। अब मिशनरीज एक तरीके से साधु सन्यासी टाइप में हम बोल सकते हैं कि वो लोग थे जो इंडिया में आए थे ब्रिटेन से अपने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए, क्रिश्चियनिटी का एक तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए वो इंडिया में आए थे। तो चार्टर एक्ट 1813 जो है इंडिया में मिशनरीज को लेकर आता है, जो कि इंडिया के कल्चर, इंडिया की लैंग्वेज और यहाँ के रिलीजन को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। हम बात करें तो इन मिशनरीज ने इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया था इंडियन सोशियो रिलीजन के अंदर, कि अब वो इन भारत के जो धर्म है उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी। कि इन्होंने मिशनरीज ने जो 1813 के चार्टर एक्ट के जरिए भारत में आए थे। और उसके बाद बात करें तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो डिससेटिस्फाइड थे इनकी इस पॉलिसी से, यानी कि कुछ एक इंडियंस जो थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो इंडिया के भले के बारे में सोचते थे, वो ब्रिटेन की किसी भी पॉलिसी के साथ सेटिस्फाई नहीं थे। वो इतनी कमियां निकालते थे और वाकई में उनकी कोई भी पॉलिसी होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई भी पॉलिसी होती थी, वो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को ही देती थी। हमारे इंडियंस को रत्ती भर भी उसमें बेनिफिट नहीं मिलता था। तो इतने रीज़न हमने पढ़ लिए। हमने एक इकोनॉमिक रीज़न पढ़ा, हमने उसके बाद अपना पॉलिटिकल रीज़न पढ़ा और हमने पढ़ा सोशल रीज़न। ये 3 रीज़न के बाद हम अगर चौथे रीज़न की बात करें तो वो था एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, जो 1857 के रिवोल्ट को लेकर आता है। तो इसमें 2 पॉइंट थे। एक तो था कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव जुडिशरी सिस्टम, यानी कि जो भी कानून बनाए जाते थे वो बुरे और भयंकर या स्ट्रिक्ट होते थे सिर्फ इंडियंस के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके लोगों के लिए वो कानून नहीं बनाए जाते थे। इन शॉर्ट बोले तो
इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्विटी बिफोर लॉ नहीं था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर नहीं थे। कानून इंडियंस के लिए कुछ और ब्रिटिश के लिए कुछ और था। और बात करें करप्शन, तो करप्शन तो हद से ज्यादा, आज जितना इंडिया में करप्शन देखने को मिलता है इससे कई गुना ज्यादा करप्शन जो हमें उस समय पर देखने को मिलता था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वफादार थे वही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ धोखा कर रहे थे। और भी बहुत करप्शन जो है चीज़ों, हर चीज़ में करप्शन देखने को मिलेगा। लाइक कहीं पर कोई काम के लिए मीडिएटर अपॉइंट होते थे तो वो करप्शन खाते थे। इन शॉर्ट बोले तो सारा पैसा मीडिएटर के जेब में जाता था और जो गरीब किसान या गरीब इंडियंस थे उनकी हालत खराब थी इस करप्शन की वजह से। आगे देखें तो नेक्स्ट जो है वो मिलिट्री रीजन मिलेगा। अब मिलिट्री रीजन की बात करें तो सबसे पहले उस समय पे मिलिट्री में जो लोग अपॉइंट होते थे तो इंडियंस को लो इनकम दी जाती थी, इंडियंस की लो पोजीशन होती थी मिलिट्री में, ना तो इंडियंस की अच्छी पोजीशन होती थी और ना ही उनको अच्छा पे मिलता था। और साथ ही साथ मिलिट्री में इंडियंस और ब्रिटेन के बीच में भेदभाव देखने को मिलता है, रेसिज्म देखने को मिलता है। दूसरा देखें तो फ्री पोस्टल सर्विस, यानी कि इंडिया के अंदर डलहौजी से पहले सर्विस जो थी पोस्टल की वो फ्री थी, लेकिन डलहौजी जब आया तो उसने फ्री पोस्टल सर्विस को खत्म कर दिया कि अब अगर पोस्टल सर्विस लेनी है तो उस पर टैक्स लगेगा, उस पर पैसा देना पड़ेगा। तो इतना बुरा काम जो है हमारा हो रहा था इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। आगे बात करें तो 1856 में अगर हम आते हैं तो 1856 में इंडियन जो ट्रॉप्स थे कंपल्सरी फॉरेन सर्विस अक्रॉस द सी। जैसे मान लो मेरा मन नहीं है कि मैं समुद्र के पार जाके अपनी मिलिट्री की सर्विस दूं, तो मेरे को कोई भेज नहीं सकता है। लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था। उस समय पर इंडियंस अगर ये बोले कि मुझे 7 समुद्र पार जाके अपनी मिलिट्री सर्विस नहीं देनी है तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे। हमारे यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आर्मी तैयार करती थी उस आर्मी में जो इंडियन होते थे वो इंडियन को जबरदस्ती 7 समुद्र पार मिलिट्री सर्विस देने के लिए भेजा जाता था। तो इस चीज से भी जो है हमारे सैनिकों में काफी विद्रोह आया, सैनिकों में भी काफी एक रॉस की यानी कि गुस्से की सिचुएशन बन गई कि हमारा मन नहीं है तो हम 7 समंदर पार क्यों जाएं सर्विस देने के लिए, हम यहाँ पर ही सर्विस दे रहे हैं, क्या कम है। तो ये प्रॉब्लम हमें मिलिट्री रीजन में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात करें हम नेक्स्ट और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन की, जो कि था इमीडिएट रीजन, क्योंकि ये रीजन 1857 के रिवॉल्यूशन को अचानक से लेकर आता है। और ये रीजन था 1857 के अंदर एनफील्ड राइफल का आना, कि 1856 में जब एनफील्ड राइफल मिलिट्री ट्रॉप्स के पास आई, किसकी जगह पर, तो इससे पहले वो पुरानी आयरन गन यूज किया करते थे, लेकिन अब आयरन गन की जगह उनके पास एनफील्ड राइफल आ गई थी। और एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस लगा होता था उस कारतूस के ऊपर एक ढक्कन होता था और वो ढक्कन मुंह से खोलना पड़ता था। तो कहते थे कि उस ढक्कन में सूअर और गाय की चर्बी मिलाई रहती थी, सूअर और गाय की चर्बी से वो ढक्कन बनता है जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट करता है उस कारतूस को। तो जब ये ढक्कन मुंह से खोला गया तो इसमें जो हिंदू होते थे उनके लिए गाय पवित्र और जो मुमदास होते थे उनके लिए जो सूअर है वो बिल्कुल अलग, मतलब वो पसंद नहीं करते हैं। तो इन दोनों ही लोगों के धर्म पर, इन दोनों ही लोगों के रिलीजन पर बहुत बुरी तरीके से चोट थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे मुसलमान मिलिट्री ट्रॉप्स थे या जो हिंदू मिलिट्री ट्रॉप्स थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम एनफील्ड राइफल का यूज नहीं करेंगे और उनके कारतूस को मुंह से नहीं खोलेंगे। और बात करें 29 मार्च 1857, बेटा डेट याद रखना क्योंकि इसी डेट को 1857 का रिवोल्ट शुरू हो जाता है जिसको डीपली हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जगह का नाम है उत्तर प्रदेश में, बैरकपुर के अंदर मंगल पांडे और उनकी टीम पूरी तरीके से मना कर देते हैं कि हम इस कारतूस को मुंह से नहीं खोलेंगे। और मंगल पांडे की 34th रेजिमेंट थी, क्वेश्चन आया हुआ है ये डीएसएसबी में और सीटेट में भी कि मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट से था, तो वो 34th रेजिमेंट से था और उसने और उसकी पूरी मिलिट्री ट्रॉप्स ने मना कर दिया कि हम इस कारतूस को मुंह से नहीं खोलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रिटेन ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से
उन पर जबरदस्ती उन पर फोर्स किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, मंगल पांडे गोली मार देता है एल वोको एंड मेजर सार्जेंट हक्सन। तो मेजर सार्जेंट हक्सन लेफ्टिनेंट थे हमारे वोको, और मेजर सार्जेंट हक्सन इन दोनों को जो है गोली मारकर हत्या कर देता है मंगल पांडे। और इन दोनों के मरने के बाद मंगल पांडे भाग जाता है, आखिरकार वो फंस जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उसको फांसी दे दी जाती है। तो उसकी फांसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनकी जो मिलिट्री होती है वो धीरे धीरे इस रिवोल्ट को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये किस हद तक कामयाब हो जाते हैं इसको दबाने में, कितना इन्होंने इंडियन रिवोल्ट को दबाया, 1857 के रिवोल्ट को किस हद तक ये दबा पाए, कितना कामयाब हो पाए, हम इंडियंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कितना नुकसान कर पाए, इन सभी सवालों का जवाब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपका आलोक सर आपको दूंगा। तब तक के लिए मैं यहाँ से आपसे बाय चाहता हूँ, अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।